सीनियर पाकिस्तानी हुकाम ने कोयटा में एक निहत्ती लड़की को बीच में बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान के निज़ाम अदल के ताबूत में आखिरी कील गाड़ दिए, तो दूसरी तरफ बीएमसी हॉस्टल से खदीजा बलोच का अगवा सुप्रीम कोर्ट की तदफीन का ऐलान है। रियासत और हुकूमत ने एक शहीद की बेवा पर चौंका देने वाले और सनसनीखेज इल्जामात आयद किए हैं। क्या बलोचिस्तान में कोई बड़ी तहरीक जन्म लेने जा रही है? बलोच और बलोच कॉम्प्रेस जमातों को खामोश रहना चाहिए? क्या वक्त आ गया है कि अब अदालतों को ताले लगा दिए जाने चाहिए? इस पर जरा हम आज तफसील से बात करेंगे, क्योंकि बलोच औरत को इस वक्त बड़े तरीके से बलोचिस्तान में विक्टिमाइज किया जा रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि बीएलए ने एक तबाह कुन तूफान की आमद के हवाले से पोस्टर जारी करके रियासत को कौन सा पैगाम देने की कोशिश की है, इसको जरा हम डिकोड करेंगे। और फिर क्या तबाह कुन तूफान की आमद का वक्त हो गया है? ऐसी सूरत हाल में हमल मेरीटाइम फोर्स के मोनोग्राम में इस्तेमाल की जाने वाली अलामात की तशरीहात बीएलए ने क्यों जारी की हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर अहम तरीन मामला है, आपको पता है कि 1 साल से असीर गुलजादी बलोच, जिसको आज पेश किया गया सेशन कोर्ट में, और सेशन कोर्ट में उन्होंने पाकिस्तान के निज़ाम अदल को बाकायदा एक रियासती आला करार देते हुए जजेस पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने बलोच अवाम से अपील करते हुए लापता प्यारों के अल्फाज और हकूक की आवाज बनने की भी अपील की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज बुध 22 अप्रैल 2026 है और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें ताकि मैं अपने प्रोग्राम को बेहतर बना सकूँ। तो 3-4 दिन तक मैं गैर हाजिर रहा, उसकी वजह मेरी तबीयत का ठीक ना होना था, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो इसलिए मैं आपके सामने पेश नहीं हो सका। तो उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा आपसे माजरत चाहता हूँ। नाज़रीन, आपको पता है कि बीवाईसी की जो क़यादत है वो पिछले 1 साल से रियासती जबर का शिकार है। जी नाज़रीन, उन्हें बदतरीन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार बनाया जा रहा है और पाकिस्तान का कोई ऐसा कानून नहीं छोड़ा गया जिसको हथियार के तौर पर बीवाईसी की असीर क़यादत के खिलाफ इस्तेमाल न किया गया हो। FIRs हैं कि दर्जन, फिर 2 दर्जन, फिर 3 दर्जन, अब तो पता नहीं कितनी है, कोई नहीं जानता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 1 साल होने को आ गया है, लेकिन उनके खिलाफ किसी भी FIR में कोई भी जुर्म साबित करने में रियासत को बुरी तरह से नाकामी का सामना है। और आज भी एक इम्प्रूवमेंट हुई, वो ये कि आज BYC की असीर रहनुमा गुलजादी बलोच, जी नाज़रीन, गुलजादी बलोच को आज कोयटा की सेशन कोर्ट में पेश किया गया। और वहाँ पर उन्होंने जब वो अदालत से निकली तो उन्होंने सहाफ़ियों के मुख्तसर सवालात के जवाब भी दिए, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन मसला ये है कि जो उन्होंने बातें कहीं, अगर आप उनको, जो मैं इससे पहले प्रोग्राम कर चुका हूँ, उनसे आप मिलाएंगे तो फिर आपको पता लगेगा कि मैंने जो कुछ कहा था वो सही था, कि रियासत इस वक्त पूरी ताकत लगा रही है किसी भी तरीके से BYC की असीर क़यादत को हर लिहाज से तोड़ने की। तो बहरहाल गुलजादी बलोच ने आज जो कुछ कहा उसमें जो है वो एक तो वीडियो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन चंद चीज़ें ऐसी हैं जो रखना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि बलोच ख़वातीन हादसाती नहीं बल्कि शऊरी बुनियादों पर जदोजहद का एक मजबूत हिस्सा हैं। ये मैं इसलिए इस चीज़ को पेश कर रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कोयटा में, एक बेशर्मी की, ढिठाई की जो है वो एक इंतहा की गई। और उसके अलावा फिर गुज़िश्ता शब जिस तरीके से चादर और 4 दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, तो उस हवाले से मैं ये बता रहा हूँ कि गुलजादी ने कहा है कि बलोच ख़वातीन हादसाती नहीं बल्कि शऊरी बुनियादों पर जदोजहद का एक मजबूत हिस्सा है। सेशन कोर्ट में पेशी के मौके पर मुख्तसर गुफ्तगू में उन्होंने 2
टोक अल्फाज में कहा कि मजबूती से इस फाशिस्ट रियासत का जबर का मुकाबला हमें हौसले के साथ करना है। ये हमें जहनी तौर पर तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हमने अपनी जदोजहद से पीछे नहीं हटना। कि हम हक पर हैं, हम अपने लापता प्यारों के अल्फाज और हकूक की आवाज़ हैं, और ये आवाज़ हमेशा बातिल के आगे बुलंद रहेगी। इस वक्त आप लोग को पता है कि हमें जेल ट्रायल का सामना है जो दा जेल में चल रहा है, जिसमें बेबुनियाद केसेस में हमें नामजद किया गया है, जिन केसेस से हमारा दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। उनमें भी हमारे अगेंस्ट FIR दर्ज किए गए हैं, और हमें उनमें जो है मुनाफिकाना और जो स्टेट का किरदार है वो बिल्कुल मुनाफिकत पर मबनी है। उनके जाली गवाह है, उनके जाली मुकदमात है, उनके 2 नंबर जज है जो आते हैं वहाँ पे, और ऐसे ट्रायल किया जाता है जैसे वो जज खुद स्टेट का और हुकूमत का तर्जुमान हो। ना वो हमारे कौंसिल की बात सुनते हैं, ना वो हमारे बात सुनते हैं। जो हम उनसे कहते हैं, आगे से हमें कहा जाता है कि आपकी सुनता कौन है, आप बोलते रहे, हमें जो करना है, जो हमें बताया गया है वो हम आपके साथ करेंगे। तो इस स्टेटमेंट से जाहिर होता है कि उन्हें जो वहां से ऊपर से जो ISI, जो MI, जो स्टेट है या हुकूमत है, और जो इस वक्त बलूचिस्तान में जो एक पपेट हुकूमत है, उनकी तरफ से जो उन्हें हिदायत जारी किए जाते हैं वो वही जो है कानून अप्लाई करते हैं। हमें कहा जाता है कि इस बुक में कानून है, हम इसके तहत आपका ट्रायल कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत वो जो स्क्रिप्ट उनको दिया जाता है रात को, वो उसी के तहत हमारा ट्रायल चलाते हैं। इसके अलावा जो बलूचिस्तान के हालात है इस वक्त जेल में, हमें कुछ भी नहीं पता कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। वहाँ पे जो अखबार आते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ यही कहा जाता है कि बलूचिस्तान जो है तरक्की की राहों पर गामजन है, लेकिन अगर बलूचिस्तान का हकीकी चेहरा देखा जाए, वो हकीकी तस्वीर देखी जाए, तो हर दिन किसी सड़क किनारे, किसी सहरा में, किसी चौक चौराहे पे एक लाश आपको पड़ी नजर आएगी। वो लाश जो है, एक जिंदगी की इतनी अहमियत इस स्टेट के इस जो है हुकूमत की नजरों में नहीं है जितना कि एक रोड बनाने वाले के, जितना किसी पंजाबी मजदूर का। मैं कहती हूँ अगर वो पंजाबी मजदूर की जिंदगी की अहमियत है तो एक आम बलोच नौजवान की जिंदगी की भी अहमियत है कि उसके भी केस को आपको रिपोर्ट करना चाहिए अपने अखबार में, आपके न्यूज चैनल्स पे और आपके पॉडकास्ट में। गुलजादी बलोच की इस बातचीत के बाद आपको खुद अंदाजा हो गया होगा कि पाकिस्तान का निज़ाम अदल इस वक्त किस मकाम पर पहुंचा हुआ है। यानी इंसाफ के दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब किसी को इंसाफ नहीं मिलता। पहले इंसाफ का दोहरा मयार था तो सही, अब सिर्फ एक ही मयार है कि अब पाकिस्तान की अदलिया और इंसाफ सिर्फ ताकत और ताकतवर के सामने ही झुकता है। तो यही वजह है कि गुज़िश्ता रोज़ एक सानिया पिछले दिनों रूनुमा हुआ, और उस सानिया में जो चीज़ें आई, या जिस तरह वही रिवायती अंदाज में 2 सीनियर हुकाम बैठे और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में उन्होंने रहमा बीबी जो रहमा को बिठाया। रहमा जिसको दालबंदीन से 9 दिसंबर 2025 को हिरासत में लिया गया, यानी 5 माह तक उसको अपने पास हिरासत में रखा, और फिर उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए ले आए, और फिर उसने सनसनीखेज इंकशाफात किए। यानी वही स्क्रिप्ट, वही अंदाज, वही हरकतें, लेकिन इसके बावजूद अदलिया खामोश, क्योंकि अदलिया का ज़मीर मर चुका। क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले रहमा बलोच को किसी अदालत में पेश किया गया था? नहीं, लेकिन अदलिया खामोश। क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले क्या उसने कहीं किसी भी जज के सामने जाके कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था? नहीं, ये भी एक सवाल है। 5 माह तक किसी को भी तहवील में रखना और उसको अदालत के सामने पेश न करना, उसका जिस्मानी रिमांड न लेना, क्या ये अदलिया के लिए सवाल नहीं है? तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि इन अफसरान ने वहां पर बैठकर और रहमा बलोच की तवस्सुत से पाकिस्तान के निज़ाम अदल के ताबूत में आखिरी कील तक गाड़ दिया। कई सारे सवाल हैं। इस वक्त जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रहमा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की लीगली कोई हैसियत नहीं है। तो इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं, जिस अंदाज में रहमा को पेश किया गया, ये शर्म की बात है। क्या बात सिर्फ रहमा की है? बात सिर्फ रहमा की नहीं है। माजबी बलोच याद है ना आपको, क्वेटा से
اس کو پولیو کی پیشنٹ ہے. 29 مارچ 2025 کو انہیں جبری طور پر لاپتہ کیا گیا. پھر فرزانہ جس کو لائبہ کر کے جو ہے وہ اس کی پریس کانفرنس، اس کی بھی اسی طرح پریس کانفرنس کرائی گئی، اسی طرح کے الزامات عائد کروائے گئے. پھر کراچی میں جو وزیر داخلہ ہیں ضیاء الانجار، اس کے ساتھ بھی بٹھا کر ایک بچی کو اسی طرح کی واہیات پریس کانفرنس کروائی گئی. یہی اسکرپٹ، یہی سب کچھ. تو عدالتیں پھر بھی خاموش بیٹھی رہیں تو کیا ہم ان عدالتوں کو یا ان عدالتوں کے ججز کو زندہ ضمیر ججز کہیں گے؟ یا وہ آئین جو اپنے بچوں کا دفاع نہیں کر سکتا، ان کے حقوق کا دفاع نہیں کر سکتا، تو اس آئین کی حالت پہ میں ماتم نہ کروں تو کیا کروں؟ نسرینہ بلوچ 22 نومبر 2025 کو ہب چوکی سے اسے لاپتہ کیا گیا. خیرالنساء 20 دسمبر 2025 کو ہب چوکی سے لاپتہ کیا گیا. فاطمہ کو 13 جنوری 2026 کو ہب چوکی سے لاپتہ کیا گیا، شاید بعد میں بازیاب ہوئی. حیات بی بی عمر رسیدہ خاتون 18 فروری 2025 خضدار سے گھر کے تمام 11 افراد کے ساتھ حراست میں لینے کے بعد اس کو لاپتہ کر دیا گیا. نمرہ کرد کو بھی تقریباً مارچ 2025 میں کوئٹہ سے حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کر دیا گیا. یہ معاملات کیوں ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ نومبر میں بی ایل ایف نے چاغی نوکنڈی یعنی جو ریکارڈنگ پروجیکٹ ہے وہاں پر جو اٹیک کیا تھا اور اس میں خودکش بمبار کا استعمال ہوا. اس کے بعد پھر بی ایل اے نے جو آپریشن ہیروف 2 کیا، اس میں جو خودکش بمبارز کی جو ایک سیریز تھی یا جو خواتین تھیں، اس کے حوالے سے بھی کہ جی اب انہوں نے خواتین کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے تو ہم بلوچ خواتین کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں. بھائی اگر چلیں ٹھیک ہے، اس کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں نا، تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. یہ انہوں نے خدیجہ بلوچ کو گرفتار کیا گزشتہ شب. یعنی ایک اور بلوچ بیٹی کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر ہاسٹل سے لے جایا گیا. ایک اور بلوچ بیٹی کو بے آبرو کیا گیا. یعنی خدیجہ بلوچ دختر پیر جان اور شہید حاصل کی بیوہ جو ہیرون کیچ کی رہائشی ہیں اور کوئٹہ میں جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں نرسنگ کی کو، تو انہیں بی ایم سی ہاسٹل سے جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا. گزشتہ رات تقریباً 11:30 بجے سی ٹی ڈی اہلکاروں نے باقاعدہ وہاں آ کر بی ایم سی گرلز اسٹوڈنٹس ہاسٹل پر چھاپا مار کر تربت سے تعلق رکھنے والی ایک طالبہ خدیجہ بلوچ کو اپنے ساتھ لے گئے. اب نرسنگ کی جو ایک طالبہ ہیں خدیجہ بنت پیر جان، یعنی اس کی یوں سمجھ لیں کہ یہ قتل ہے، تو اس پر اس وقت شدید احتجاج چل رہا ہے. ایک طرف سی پیک بند ہے، دوسری طرف کوئٹہ کے اندر شدید احتجاج چل رہا ہے، تیسری طرف ڈپٹی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ بی ایم سی ہاسپٹل انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ اگر 24 گھنٹے کے اندر خدیجہ واپس نہ آئے تو پھر پرائیویٹ اور سرکاری ہاسپٹلز تمام بند کر دیے جائیں گے. ایک ریاستی موقف سامنے آتا ہے، ایک شرمناک موقف سامنے آتا ہے خدیجہ بلوچ کے حوالے سے. کہا جاتا ہے کہ ایف سی ہیڈ کوارٹر نوشکی پر خودکش حملے میں استعمال ہونے والی زرینہ رفیق کی بھی سہولت کاری میں ایک عورت استعمال ہوئی جس کا نام رحیمہ بلوچ ہے، اور گزشتہ دنوں گرفتار ہونے والی رحیمہ نے خود ان تمام جرائم کا اعتراف کیا. پھر کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ گرفتار دہشت گردوں اور انٹیلیجنس اطلاعات کی بنیاد پر معلوم ہوا ہے کہ خدیجہ دہشت گردوں کی معاونت اور سہولت کاری میں ملوث ہے. اس لیے تحقیقات اور تفتیش کی غرض سے خدیجہ کو حراست میں لے کر
हिरासती मरकज़ मुंतकिल किया गया है। इस तमाम वाक़े का खदीजा के अहल खाना के इल्म में भी लाया गया। खदीजा बलोच से इस हवाले से भी तहकीकात की जा रही है कि वो यूनिवर्सिटी में मासूम तालबात की जो BLA के लिए जहन साजी कर रही थी वो कौन कौन है। फिर इनका एक और चमचा है, करछा है, या पता नहीं चाटने वाटने के जो काम करते हैं, जूते साफ करने वाले, वो बाबर यूसुफ जई हैं कोई, उनका जी बड़ा स्टेटमेंट आया है, बड़ा। यार कोई किसी आप इस तरह, जिस तरह ऊपर वाले जो आपके सोशल मीडिया के जो डिजिटल टेररिस्ट हैं ना, उससे आप इस तरह के स्टेटमेंट दिलवाएं ना तो बात समझ में आती है। आप जैसे एक जिम्मेदार शख्स को जब तहकीकात, गिरफ्तारी अभी हुई है, तहकीकात मुकम्मल हुई नहीं, रिमांड लिया नहीं, अदालत में पेश किया नहीं गया, और आप उठते ही कह रहे हैं कि बोलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज से गिरफ्तार होने वाली लड़की के खिलाफ दहशतगर्दों की मामलत और सहूलतकारी के वाज़ेह सबूत मिले थे। सहूलतकारी के शवाहिद सामने आए जिस पर कानूनी तरीके से कार्रवाई की गई। मज़कूरा लड़की को कवानीन के मुताबिक इंटरटेनमेंट और डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। अभी इंटरटेनमेंट पता नहीं कौन सा है ये, तो बहरहाल डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। और हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से हिरासत के अहकामात गुज़िश्ता रोज़ जारी किए गए थे। हुकूमत की तरफ से ये अहकामात जारी किए गए थे और अहले खाना को भी कानूनी तकाज़ों के मुताबिक हिरासत से आगाह कर दिया गया। तमाम कार्रवाई कानून और SOPs के मुताबिक अमल में लाई गई है। मामला जो है वो ये एक मुकम्मल तौर पर कानून के दायरे कार में रहकर हैंडल किया गया है, और ये भी साफ फरमा रहे हैं कि गैर मुसद्दिका इतलात फैलाने से गुरेज किया जाए। तो मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ कि जरीना मरी 2006 में अपने बच्चे के साथ लापता हुई थी, वो कहाँ है? बता सकते उसका बच्चा कहाँ है? ये जो बाकी मैंने लिस्ट आपके सामने रखी, माजबी बलोच कहाँ है? नसरीना कहाँ है? नसरीना के हवाले से तो आपने दहशतगर्दी के पोस्टर तक जारी कर दिए थे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जो कुछ रियासत बलूचिस्तान में कर रही है, क्या उसके बाद इस वक्त तक जो बलूचिस्तान की जो कॉम्प्रेस जमातें हैं उनकी तरफ से किसी भी किस्म का भरपूर रद्द-ए-अमल सामने ना आना इंतहा से ज़्यादा शर्म की बात है। और उससे कहीं ज़्यादा शर्म की बात यह है कि बलोच ख़वातीन तो शाहराहों पर बैठी धरने दिए और एहतजाज दिए बैठी हैं, लेकिन बलोच मर्द घरों में पड़ा हुआ है, वो एहतजाज के लिए नहीं निकलता। शायद वो इस इंतज़ार में है कि पता नहीं कब मेरी बेटी के भी बालों से पकड़ कर को ले जाएगा, फिर ही शायद इसको, कितनी बेटियों को उठाया जाएगा, कितनी बेटियों की तजलील होगी, कितनी मर्तबा आइन को रोंदा जाएगा, कितनी मर्तबा चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जाएगा, कितनी बलोच और बच्चियों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, तब जाके आपका ज़मीर जागेगा। कब जागेगा? अफसोस होता है मुझे यार, अब तो रेड लाइन क्रॉस हो चुकी। अब तो आपको कह देना चाहिए कि इनफ इज इनफ। अब तो आप 1971 में खड़े हैं, हालात वही हैं, फिर भी आप चुपकी करके बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपसे बड़ा मुजरिम और कोई नहीं हो सकता। इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है कि पिछले 3 माह के दौरान 234 से ज़ायद बलोच लापता हुए हैं और 70 से ज़्यादा, मेरे इतलात के मुताबिक 100 है, लेकिन 70 से ज़्यादा बलोच नौजवानों को जबरी तौर पर मावराए अदालत कत्ल कर दिया गया है उनका। आप मुझे बताएं, क्या मैं आपको जिंदा ज़मीर कहूँ? मैं कहूँ कि आप जाग रहे हैं? मैं कहूँ कि आप अपने हकूक़ के लिए बोलना जानते हैं? नहीं जानते। मैं समझ रहा हूँ कि शायद मुफादात हर चीज़ पर भारी होते हैं। तो बहरहाल इसी तरह जिस तरह मैंने आपसे बात की थी कि BLA ने तबाह कुन तूफान की आमद के हवाले से एक पोस्टर जारी किया है, और उस पोस्टर में उन्होंने बहुत एक अहम और इंग्लिश में उन्होंने एक मैसेज कम्युनिकेट किया है, और मेरे ख्याल में वो मैसेज बराह रास्त रियासत को है, और रियासत को उन्होंने बाकायदा स्ट्रिक्टली कहा है कि अ डिवास्टिंग स्टॉर्म येट टू कम, यानी एक तबाह कुन आंधी या तबाह कुन तूफान
आया चाहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो पिछले दिनों आपको याद होगा कि रियासत की तरफ से एक थ्रेट अलर्ट जारी हुआ था कि गवादर, पसनी और माड़ा के जितने भी वहाँ पर अस्करी तनसीबात हैं उन सब को, वो सब बीएलए के निशाने पर हैं। यानी बीएलए ने जो एक अपना एक जो जारी किया है, ये जो पोस्टर जारी किया है, उससे हटकर उन्होंने एक अपना हमल मैरीटाइम से अपना फोर्स का मोनोग्राम जारी किया है और उस मोनोग्राम में जो जो अलामात इस्तेमाल हुई हैं उसकी उन्होंने डेफिनेशन भी दी है। इस मरहले पे ये डेफिनेशन देने की क्या ज़रूरत थी? अब उसमें कहा गया है कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने बहरी विंग हमल मैरीटाइम डिफेंस फोर्स के मोनोग्राम और उसमें इस्तेमाल अलामात की माने शामिल कर दी हैं। अब उसमें कहा गया कि बहरे अबीस शिकम अकाब यानी तहफ़्फ़ुज़, मुस्तकिल चौकसी, ठीक निशाने पर हमला करने की भरपूर सलाहियत की अलामत है। लंगर यानी समंदरी हदूद पर मजबूत कंट्रोल और इस्तेहकाम की नुमाइंदगी करता है। रस्सी यानी बहरी निज़ाम और बहरी नज़्म ज़ब्त और तमाम कार्रवाइयों पर मजबूत गिरफ्त की निशानदेही करता है। और नीचे है कि बाहमी पेवस्त राइफलें यानी मुसल्लह ताकत और हर वक्त जंग के लिए तैयार रहने की अलामत का इजहार है। और फिर एक और है कुतुब नुमा सितारा, तो उन्होंने दिया है कि ये नेविगेशन की महारत और दूर तक रसाई हासिल करने की सलाहियत को जाहिर करता है। और फिर वो कह रहे हैं सितारे यानी आला काबिलियत और कौम के अजीम नज़रियात की तरफ रहनुमाई की अलामत हैं। गहरा नीला रंग इदारे के गहरे समंदर से ताल्लुक़ को जाहिर करता है और सफ़ेद रंग काम में शफाफियत, नज़्म ज़ब्त और मुकम्मल दुरुस्तगी को वाज़े करता है। अब ऐसे मरहले में जब टेंशन चल रही है, 3 कोस्ट गार्ड्स के एहलकार मारे जा चुके हैं, थ्रेट अलर्ट जारी हो चुका है, चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं और बाकायदा तलाशी का अमल सब कुछ चल रहा है, ऐसे मरहले में इस तरह की चीज़ जारी करने का क्या मतलब है? आपको याद होगा एक बार इन्होंने एक बर्फ़ पोश चीज़ थी, उस पर इन्होंने लिखा था हीरोफ 2। तो उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि ये जिस अंदाज में ये जारी हुआ है इसका मतलब ये है कि ऑपरेशन हीरोफ 2 शुरू होने जा रहा है। और आज जिस अंदाज में ये स्टिकर जारी हुआ है और जिस अंदाज में ये जो इनके अलामात की को उसकी इंटरप्रिटेशन की गई है उससे ये वाज़े है कि ये तूफ़ान आया चाहता है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।